क्या पढ़ के आए हो भैया आज? गुड इवनिंग मैम। क्या कह रहे हो शिवम? सुरेंद्र कह रहा है कौन कौन कंप्यूटर साइंस पढ़ता है? सीबीएसई वाले तो सभी पढ़ते होंगे। पढ़ता हूँ कोई स्टेट बोर्ड से भी है क्या तुम लोगों में से? मैम, हिमाचल प्रदेश बोर्ड से हूँ मैं। अच्छा, हर्ष भी तो स्टेट बोर्ड में तो। शिवम यूपी बोर्ड से हो? यस मैम। सीबीएसई से क्यों नहीं लिया? या आईसीएसई से? वेरी गुड। यूके, एचपी। मैं भी, प्रतिष्ठा भी यूपी बोर्ड। भाई यूपी बोर्ड के बारे में मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना है। क्या सुन लिया मैम? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो लिया मैंने शिवम। मैं ऐसे ही बता दें कि चीटिंग बहुत होती है, कुछ कुछ ऐसे ही सुना था मैंने। पता नहीं सही है कि गलत है, आई डोंट। देखो हर्ष का थम्स अप सबसे पहले आया है। सही है मैम, सही सुना है। 100%। एक बार एक वीडियो, एक बार एक किसी का इंटरव्यू भी तो वायरल हुआ था ना, वो यूपी बोर्ड से थी एक। मैम चीटिंग तो नहीं होती। चीटिंग भी बहुत होती है, भावना एकदम सही कह रही है, नकल बहुत होती है भाई। पर ठीक है, शिवम और प्रतीक्षा तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे थोड़ा सा। एक बार जस्ट इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? क्या होता है सेंटर ऑफ मास? मैम, पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट वेयर द
क्या होता है, मान लो कोई भी रिजिड बॉडी है तुम्हारे पास, उस रिजिड बॉडी में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं और मान लेते हैं कि सारी जो मोशन है ना उसी पॉइंट के वो हो रही है, सर्टेन पॉइंट मोशन कैरेक्टरिस्टिक द मोशन ऑफ द होल सिस्टम। क्या मान लेते हैं कि जो भी एक पॉइंट है उसका जो सिस्टम का सारा मास जो है वो उस पॉइंट के अबाउट कंसंट्रेटेड है ना, एक ऐसा पॉइंट मानेंगे कि इस पूरे सिस्टम का जितना भी मास है वो इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और क्या मानते हैं कि द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट, और कि कोई भी रिजिड बॉडी है, अब मान लो तुम्हें उस रिजिड बॉडी पे कोई मोशन लेके आना है, उस रिजिड बॉडी या ट्रांसलेशन मोशन लेके आना है ना, तो ट्रांसलेशन मोशन कैसे आएगा, हम मानेंगे कि जब उस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स तुम अप्लाई करोगे तभी उस बॉडी में एक हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन मिलेगा। ठीक है, तो एक तो मास की टर्म्स में डिफाइन हो गया कि मास जो है सारा का सारा कंसंट्रेटेड होगा सेंटर ऑफ मास पे, इसीलिए उसका नाम है सेंटर ऑफ मास। अब देखो सेंटर ऑफ मास हम पूरे सिस्टम का कैसे निकालेंगे जिसमें तुम्हारे पार्टिकल डिस्क्रीट हो ना, कि डिस्क्रीट पार्टिकल है, जैसे ये M1 M2 M4 ये डिस्क्रीट पार्टिकल है। मैं कहीं से क्या कर रही हूँ, इनका मैंने पोजीशन वेक्टर लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ कि इस पूरे सिस्टम का मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूंगी कि इस पार्टिकल का मास और यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर, M3 का मास यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर, और इन सबका क्या कर दूंगी, देखो सम कर दिया और उसको डिवाइड कर दूं इस पूरे सिस्टम के टोटल मास से, तो ये मुझे क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा। ना सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, तो ये हम ऐसे निकालेंगे 1/, ये MI क्या है, सिग्मा, जितने पार्टिकल है सबका टोटल मास 1/m, ये क्या होगा सिग्मा MI/RI। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। और कैसे निकालेंगे, देखो दो पार्टिकल्स के बीच में कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, मान लो ये तुम्हारा M1 है, ये तुम्हारा M2 है। अब मुझे निकालना है कि M1 से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो R1 गिवन है, M2 से R2 की सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो R2 गिवन है। इन केस में देखो क्या किया है R1 कि R1 कितना दूरी पे है, तो इसमें जो तुम्हारा R1 होगा कैसे निकालेंगे, देखो M1 इसमें होगा तुम्हारा M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2। ठीक है, देखो ये यहाँ पे ऐसे है M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2, इस तरीके से। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए R1 डिस्टेंस, कि R1 कितनी दूरी पे है, तो कैसे निकालेंगे, M2 अपॉन टोटल मास इंटू R, वाइस वर्सा ऐसे ही R2 निकालोगे, R2 के लिए कौन सा मास लोगे, M1 वाला, तो R2 के लिए M1 अपॉन में टोटल मास मल्टीप्लाई बाय क्या है M1 से M2 की दूरी। इस तरीके से एक दूसरे के तुम वो निकाल सकते हो कि एक मास से लेके दूसरे सेंटर ऑफ मास के बीच में कितनी दूरी है। ये बेसिक था एकदम, कि ये क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, इसमें नहीं कराऊंगी। अब देखो कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए कैसे करते हैं सेंटर ऑफ मास, कि कोई भी तुम्हारे पास मान लो कोई भी बॉडी है, जैसे कि यहाँ पे ये रॉड है, तो मैं एक रॉड मान लेती हूँ कि यहाँ पे ये बॉडी है, ये रॉड है। ठीक है, मुझे इस बॉडी का निकालना है कि मान लो इसकी लेंथ L है, मैं चाहती हूँ कि इसका मास M है, मुझे बताओ कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, मैं ये जानना चाहती हूँ कहाँ लाई करेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो सेंटर ऑफ मास निकालने का x dm अपॉन dm। dm क्या है, dm है, मैं अगर कोई भी छोटा सा पार्टिकल ये कट कर लिया, मान लो ये छोटा सा पार्टिकल कट कर लिया, और मैं कहाँ से, और x क्या होगी, किसी रेफरेंस पॉइंट से इस पार्टिकल की डिस्टेंस, मान लो ये है x, इस पार्टिकल का मास dm कैसे निकालोगे, ये dm है, अपॉन में dm का इंटीग्रेशन, मतलब ये हो गया तुम्हारा टोटल मास। तो टोटल मास को देखो यहाँ क्या लिख दिया 1/m, और ये क्या है r dm। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रॉड का एग्जांपल देखो, मैंने क्या लिख दिया x dm अपॉन dm, तो x एज इट इज रख दिया, इस dm छोटे से का मुझे मास चाहिए,
तो कैसे निकालेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, और जितने छोटे से एलिमेंट का चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे ये dx डिस्टेंस का है, ये तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आ गया तुम्हारा, इस छोटे से एलिमेंट का मास, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। तो dm की जगह लिख दिया मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। यहां से लेके ये डिस्टेंस कितनी मान ली, ये डिस्टेंस मेरी कितनी है, ये डिस्टेंस x dm मैंने कितना मान लिया, ये कितना है, ये है x, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये x लिख दिया, इंटीग्रेशन कर दिया कहाँ, 0 से लेके मुझे लास्ट पॉइंट L तक इंटीग्रेशन कर दिया, तो मेरा सेंटर ऑफ मास आया L/2। यानी 0 से यहाँ पर L/2 दूरी पर मुझे मिल जाएगा कहीं पे सेंटर ऑफ मास। बाई CUM में क्या है, 0, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो बाई कोऑर्डिनेट पे कोई सेंटर ऑफ मास होगा भी नहीं। तो सारा का सारा सेंटर, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, L/2 डिस्टेंस। तो इसी तरीके से तुम किसी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से, बस तुम्हें एलिमेंट लेना आना चाहिए dm। ठीक है, dm एलिमेंट लेना आता है तो तुम कोई भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। अच्छा, रिंग का निकालना एक बारी, रिंग का मुझे बताना कितना आएगा, रिंग का बताओ। तो क्या है, 1/m dmy। ठीक है, तो देखो ये रिंग ऐसी है, ऐसे है ये रिंग। तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास पहले तो मुझे ये बताओ कि x एक्सिस में लाई करेगा कि y एक्सिस में। वो रिंग सिमेट्रिकल है y एक्सिस के अलोंग, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। y एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा, ये तुम्हें फाइंड करना है। कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है फॉर्मूला 1/m बाई dm। dm क्या है कि इस रिंग का तुमने छोटा सा पार्ट कट किया है ना, ये रिंग का छोटा सा पार्ट कट किया, ये dm, ये तुम्हारा हो जाएगा dm। ये dm कैसे निकालोगे, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू ये dm। ये dm जो है डिस्टेंस है छोटी सी, जैसे उसमें dx था रॉड में, ये dx कितना है इस केस में r d थीटा। मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, देखो r d थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, मास पर यूनिट लेंथ r d थीटा। इस केस में ये लेंथ जो है कितनी हो जाएगी, पाई आर, r रेडियस है तो m/पाई r इंटू r d थीटा। तो ये तुम्हारा हो गया बच्चों dm। y क्या होगा मुझे बताओ, y क्या था, डिस्टेंस है ना, हम लोग डिस्टेंस, ये जो dm है इसकी हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, कहाँ से, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से। अब यहाँ पे वो पॉइंट क्या है, ये एक्स एक्सिस से तुमने ये डिस्टेंस ली, देखो यहाँ से ये एंगल थीटा से तुमने ये मान लो, ये तुमने छोटा सा एलिमेंट कट किया जो कि डी थीटा है, पर ये एंगल यहाँ से थीटा है, तो तुम्हें डिस्टेंस चाहिए कि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये नीड है तुम्हें। तो कैसे निकालोगे, अगर ये r है तो ये r cos थीटा हो जाएगा, देखो ये वाली लेंथ r cos थीटा हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, r sin थीटा, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट। तो ये तुम्हारा y कितना हो गया, r sin थीटा। तो तुम्हारे पास दोनों चीजें आ गई, तो 1/m, y कितना आया r sin थीटा, dm कितना आया m/पाई r d थीटा। तो सब निकाल लिया तुमने, अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो 0 से पाई। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे r से r कैंसिल हो गया, और ये क्या है m है, ये m से यहाँ पे ये m कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे ऊपर, क्या बचा, सिर्फ 1/पाई बाहर निकाल लिया, ये बचा r साइन थीटा डी थीटा। r भी बाहर निकाल सकती हूँ, 1/r
r अपॉन पाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, देख लिया। इसका इंटीग्रेशन करोगे साइन का तो कितना मिल जाएगा 2, तो बाई सी बाई कितना आया cm 2r बाई पाई। तो इस तरीके से छोटे छोटे एलिमेंट लेते जाना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना 1 अपॉन m बाई dm या x dm। ठीक है, एलिमेंट लेना तुम्हें आता ही है। अब जैसे देखो बच्चों डिस्क का निकालना है, मुझे डिस्क का निकाल के बताओ कैसे निकालोगे। चलो निकालो, एलिमेंट लेके डिस्क का निकाल के बताओ कितना निकलेगा। और पूछो मैम यहाँ पे कैसे लें, इसका एलिमेंट कैसे लें, सॉल्व करो। तो देखो डिस्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या कट करते हैं डिस्क के लिए, रिंग। अभी तक करते आए हैं कि डिस्क के लिए बच्चों रिंग कट करी। तो देखो ये एक डिस्क है, इस डिस्क की रेडियस r है, और तुमने क्या करा एक छोटा सा रिंग कट कर लिया जिसका थिकनेस कितना है, बोलो dx। ठीक है, dx थिकनेस है, और इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक, डिस्क की पूरी रेडियस r थी, इसकी रेडियस कितनी मान लेती हूँ मैं x। ठीक है, रिंग जो है मैंने x रेडियस पर जाके कट कर ली, जिसकी रेडियस x है और थिकनेस कितनी है dx। ठीक है, अब क्या करें, फॉर्मूला क्या है देखो, आई dm। तो यानी अभी तुम्हें dm चाहिए, किसका dm निकालोगे, बोलो, रिंग का। हाँ या ना, रिंग का निकालेंगे किसका निकालेंगे बोलो। बच्चे रिंग का निकालें किसका, आवाज नहीं आ रही है। एक काम करो तुम लोग आपस में बात ही कर लो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग क्लास में पढ़ने तो आते ही नहीं हो। सुरेंद्र को स्क्रीन शो ही नहीं होता, हमेशा का इसका नाटक यही है। मत करो तुम, है ना, कोई एक बोलते ही नहीं हो, देखो मजाक चल रहा है, मजाक चल रही है मजाक। जिसका ये निकालो सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, चलो डीएम बताओ, रिंग का डीएम कितना आएगा। डीएम अब किसका निकालेंगे, हम रिंग का निकालेंगे, तो रिंग का डीएम कैसे निकलेगा, मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया, डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कल, डिस्क है तो कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 पर चला गया। अब कितना, कितनी एरिया के लिए चाहिए, रिंग का एरिया, रिंग का एरिया कितना है पाई, इसकी रिंग की रेडियस कितनी है x, थिकनेस कितना है dx। तो ये तुमने निकाल लिया रिंग का रेडियस, देखो कुछ भी नया नहीं है ना, मास पर यूनिट एरिया
मल्टीप्लाई जिसका मास चाहिए उसका एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, डीएम आ गया। अब क्या चाहिए फॉर्मूले के लिए, वाई चाहिए। तो बताओ वाई क्या होगा, वाई क्या था? 2x/पाई। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था, वाई लिया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी डिस्टेंस पे थी, है ना। तो फिर यहाँ से तुम्हारा रिंग के लिए वाई सी एम कितना आ गया, 2r/पाई। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जब वाई लिखूंगी, वाई डीएम किसके लिए, डिस्क के लिए, यहाँ से वो क्या आएगा, रिंग का वाई सी एम। रिंग का वाई सी एम मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या लिख दूं, कितना था, 2r/पाई, यही है। रिंग का रेडियस कितना है, एक्स, तो वाई क्या हो जाएगा, 2x/पाई। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में लिख दो, यहाँ पे देखो 2x/पाई। 2x/पाई क्यों लिखा है, क्योंकि रिंग का सेंटर ऑफ मास ये हम पहले निकाल चुके हैं। देखो 2r/पाई, आर क्या था, रेडियस, तो इस रिंग का रेडियस कितना है, एक्स, जो हमने कट करी है। तो 2x/पाई, डीएम तुमने निकाल लिया कितना, 2m/पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स dx। इंटीग्रेशन कर दो, पहली रिंग कहाँ बनेगी, सेंटर पे, फाइनल रिंग कितनी दूर पे जाके बनेगी, आर रेडियस पे। तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर दिया, 0 से आर। तो देख लो, और 1/m चलता रहेगा, क्योंकि अपॉन में क्या है, यही था ना, वाई डी एम अपॉन डीएम, ये था तुम्हारा सेंटर ऑफ मास। वन, ये इस डीएम का क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, 1/m। इंटीग्रेट कर लोगे यहाँ से, एक पाई से तो ये पाई कट गया, कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन करके, 4m बाहर ले लेती हूँ, पाई बाहर आ गया, और क्या बाहर आ जाएगा, 4m/पाई, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, राइट। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx, कहां से कहां तक, 0 से आर तक। ये फिर इंटीग्रेशन करके कितना हो जाएगा बोलो, x³/3, 4m, अच्छा m से तो m कट गया ना, ये इस m से ये वाला m कट गया, तो m हटा दो, तो 4/पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो गया, x³/3, x को क्या लिख सकते हैं, r की क्यूब, तो कितना आ गया यहाँ से, 4r/3 पाई। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 4r/3 पाई। तो अब कोई भी डीएम एलिमेंट लेके तुम आराम से किसी का भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। ये डीएम एलिमेंट इसलिए लेना सिखाया, कई बार डायरेक्ट नहीं आता क्वेश्चन, घुमा फिरा के आता है, तो तुम्हें डीएम एलिमेंट लेना आना चाहिए। ये तो अभी इन बच्चों को कराया था मैंने। अब आ जाओ अपने सवालों पे, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन शुरू करा जाए। सबका अब सबके जवाब आने चाहिए, अब बहुत हो गई, अब तुम लोग आंसर करोगे। क्वेश्चन करो। मान लो ये एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और ये एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री। ये एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, ठीक है, ये यहाँ पे मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है ये बना रही है 37 डिग्री। मान लो ये पूरा एक सिस्टम है, ये दो बॉडीज एक सिस्टम है, ठीक है, ये ए, ये बॉडी बी। अब मुझे बताओ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव करेगा, फाइंड वीच ह्यूमन। कॉन्टिन्यूस बॉडीज के लिए हो गया, पार्टिकल्स के लिए।
सेंटर ऑफ मास निकालो। मान लो ए बॉडी और बी बॉडी दोनों एक सिस्टम बना रहे हैं, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं तो लाई करेगा। अब इनकी वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं, तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी। कितना आ रहा है? देखो पहले क्या करो, एक्स एक्सिस हमेशा क्या करते हैं, वीसीओम का फॉर्मूला हमारे पास एक्स के लिए अलग निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो मैं एक्स एक्सिस के लिए ले रही हूँ, यानी एक्स डायरेक्शन में ले रही हूँ, तो एक्स के लिए देखो m1 मास यानी 1 kg की बॉडी है, तो 1 kg इसका मास हो गया, v1 वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। तो इसकी एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, 5 cos 37, कितना आया, 4/5 होता है, तो ये 5 है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5, सॉरी 5 इंटू 4/5, तो कितना आ गया तुम्हारे पास 4। तो बी1 को क्या लिख दूंगी, 4 प्लस m2। अब बी वाली बॉडी को देखो, जिसके पास मास कितना है, 1 है, v2 कितना है, देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 10 cos 37, तो ये कितना हो जाएगा 8। टोटल मास कितना है हमारे पास 2, तो कितना आ गया 6, तो ये आ गया तुम्हारे पास 6 आई कैप। तो एक्स एक्सिस में कितना है, इतना। वी वाई बताओ कितना आ रहा है, m1 इंटू ये y में देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 sin 37, sin 37 कितना होगा, 3/5, तो ये हो गया 3। अब देखो ये जो b वाली है, इसका जो y कॉम्पोनेंट है वो यहाँ पे आएगा, राइट, कितना आएगा, 10 sin 37, कितना आ गया, sin 37 3/5, आ गया 6। तो +1 इंटू, देखो अब जो बाई डायरेक्शन में जो ये वेलोसिटी है 6, ये नेगेटिव में है, तो यहाँ क्या लिखूंगी, -6, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा -6, तो ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे नेगेटिव, ये अपॉन 2, वैल्यू नेगेटिव है। कितना आ गया आंसर, -3/2, यानी -1.5 जे। तो ये तुम्हारी क्या आ गई, बीसीओएम की वैल्यू कितनी आई है, 6i माइनस 1.5 जे क्या, ठीक है, ये है। मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो आराम से, √36 प्लस 2.25, ठीक है, 38.25, इस तरीके से। तो हमेशा क्या करना है, या पोजीशन निकालो या वेलोसिटी निकालो, हमेशा एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स अलग अलग लेके चलेंगे, इतनी चीज याद रहेगी। हाँ या ना तो बोल दो। यस मैम, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मान लो ये तुम्हारे पास एक पुली है, इस पुली से एक मास हैंग किया हुआ है m,
और दूसरा मास हैंग किया हुआ है 2m। मुझे बताओ फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ, ये एक ही ए है, ठीक है, एक ही है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किस एक्सीलरेशन से मूव करेगा ये फाइंड करिए। कितनी आ रही एसी मैम? एक्सीलरेशन कितना आ रहा है इसका, इस बॉडी का? मान लो देखो ये 2m मास है, तो ये इसकी एक्सीलरेशन यहाँ पे a आएगी। ये बॉडी इसका मास m है, इसकी एक्सीलरेशन यहाँ पे a आएगी, इस तरीके से, क्योंकि जो हैवियर मास है वो नीचे मूव करेगा, तो जो लाइटर मास है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये तुम्हारे पास टेंशन T, यहाँ पे वेट एक्ट करेगा 2mg, ये भी टेंशन T हो जाएगी, यहाँ पे एक्ट करेगा वेट mg। तो तुम्हारे पास इक्वेशन बन जाएंगी 2mg माइनस टेंशन इक्वल्स टू 2ma। दूसरी क्या बनेगी देखो, टेंशन माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो ये टेंशन से टेंशन कट गया, ये कितना हो जाएगा mg इक्वल्स टू 3ma। एक्सीलरेशन कितना आ गया देखो, एक्सीलरेशन g/3 आ गया। तो ये एक्सीलरेशन आया है इन मासेस का, है ना। ए क्या, ये ए जो आया है ये इन मास का आया है 2m और m का। पर मैंने पूछा है सेंटर ऑफ मास का निकालो, तो सेंटर ऑफ मास का कैसे निकालोगे, इस पूरे को एक सिस्टम बनाओ m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 देखो कौन सा मास, 2m ले लो। एक्सीलरेशन कितनी है g/3, पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं क्या लिखूंगी इसको, माइनस g/3, राइट। प्लस m2 कितना है a2 कितना है g/3 पर ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या लिखूंगी, पॉजिटिव का g/3, राइट। अपॉन में m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2m, तो कितना आया 2m प्लस m3m होगा, ठीक है। तो ये ऊपर बचा माइनस mg/3, और ये यहाँ पे कितना है 3m, m से m कैंसिल हो गया, कितना आया माइनस g/9। तो सेंटर ऑफ मास कितने से मूव कर रहा है g/9 से, कहां पर, अपवर्ड या डाउनवर्ड्स? Downwards. हाँ, तो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड। तो सेंटर ऑफ मास इज मूविंग डाउनवर्ड्स। और एक्सीलरेटिंग, सॉरी एक्सीलरेशन है, हमें नहीं पता मूव कहाँ कर रहा है, एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड्स। अब एक बार मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3।
आपके पास एक ये बॉडी है जिसका वेट 10 केजी है, मैंने, और एक बॉडी है जिसका वेट 20 केजी है। ठीक है, इस तरीके मैंने 20 केजी बॉडी को 2 सेंटीमीटर से मूव शिफ्ट कर दिया। ठीक है, 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर दिया। मुझे बताओ कि 20 केजी को कितना शिफ्ट करूं कि सेंटर ऑफ मास जहां पर पहले था वहीं रहे। देखो ये पूरा एक सिस्टम है 10 केजी की बॉडी का और 20 केजी की बॉडी का। तो सेंटर ऑफ मास सपोज करो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। मैंने अब क्या किया, 2 सेंटीमीटर से इस 10 केजी को यहाँ मूव कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास सिंपल सी बात है यहाँ मूव कर जाएगा, बोलो, है ना। अब मैं क्या चाहती हूँ कि सेंटर ऑफ मास जिस पोजीशन पे है वहीं बना रहे, तो मैं 20 केजी को कितना मूव करूं, बताओ। स्टेशनरी मतलब वो मूव ना करे, जहां पर है पहले वहीं रहे। फॉर्मूला है तुम्हारे पास ये, बोला था ना सेंटर ऑफ मास पढ़ के आना। तो सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला m1r1 m2r2 m1 प्लस m2 ये है। तो सपोज करो इनिशियली कहीं पे भी होगा सेंटर ऑफ मास, जो भी पोजीशन रही होगी। अब मैं बात कर रही हूँ कि मैंने शिफ्ट करा, है ना, 2 सेंटीमीटर से 10 केजी को शिफ्ट कर दिया और 20 केजी को कितना करना है जिससे तुम्हारे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या रहे, स्टेशनरी रहे, कोई चेंज ना आए। अगर मैं इसका चेंज निकालती हूँ, ठीक है, मान लो इसका चेंज कितना आया, DRM करते हैं, DRCOM इक्वल्स टू M1 DR1 प्लस M2 DR2 अपॉन ये हो गया M1 प्लस M2। तो DRM ये कितना आया इसका चेंज, COM में कितना चेंज आया, देखो कोई चेंज नहीं आया, यही तो चाहते हैं। तो ये चेंज कितना हो जाएगा, 0। M1 DR1 कितना शिफ्ट हुआ है, 2 सेंटीमीटर। M2 कितना करना है वही तुम्हें निकालना है, सपोज करो x। M1 M2 को अगर रखोगे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में 0 चल रहा है। M1 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू एक्स। कितना आया x की वैल्यू, -1 सेंटीमीटर। माइनस क्या दिखा रहा है, किधर मूव करा है 20 केजी, यहाँ पे, कितने से, 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इस वाले क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, बेसिक था एक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। मान लो ये एक बोट है, यहाँ पर एक पर्सन है इसके एज पे जिसका वेट है 60 केजी। इस बोट का वेट है 40 केजी। ये इसकी डिस्टेंस है जो बोट की, ये 4 मीटर है। अब मैं चाहती हूँ कि ये क्या करेगा, ये जो ये जो मैन है ये एक इस एज से उठकर इस पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, बोट के लास्ट वाले पॉइंट पे। तो जब ये बोट के लास्ट वाले पॉइंट पे जाएगा तो तुम्हें ये बताना है कि बोट कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगी। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, बताओ चलो। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन मैन comes to another edge of
बोट। बताओ क्या सेंटर ऑफ मास चेंज होगा इसमें? ये पूरा एक सिस्टम है ना इंसान का और इसका बोट का, तो क्या इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? बताओ क्या इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? R2 R1 कहाँ से ले आया शिवम? नहीं, देखो करो डिस्प्लेसमेंट, देखो कितनी आएगी बोट। माइक ऑफ ऑन करके कोई बताओ क्या सेंटर ऑफ मास चेंज होएगा सिस्टम का? अगर मैं वही फॉर्मूला लगाती हूँ DRCOM इक्वल टू M1 D R1, मतलब शिफ्ट कितना है, DR का मतलब है कि कितना चेंज आया है पोजीशन में, ठीक है। M2 DR2 अपॉन M1 प्लस M2। बताओ क्या पोजीशन में चेंज आएगा मास, इस सेंटर ऑफ मास की में? तो देखो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस सिस्टम पर कोई भी F एक्सटर्नल नहीं लग रहा है ना। अगर देखो या ध्यान से, यहाँ पर कोई भी F एक्सटर्नल नहीं है। अगर F एक्सटर्नल नहीं है इसका मतलब क्या है, F एक्सटर्नल 0 है। और अगर F एक्सटर्नल 0 है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होने वाला है? 0। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है क्योंकि F एक्सटर्नल 0 है। तो या तो क्या होगा, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास की भी किसी पोजीशन पर चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट क्या लिखना है, देखो M1 DR1 यानी M1 कितना शिफ्ट हुआ प्लस M2 कितना शिफ्ट हुआ इक्वल्स टू DRCM को लिख दूंगी 0। चलो अब मुझे बताओ M1 जो 60 kg है ये कितना शिफ्ट होगा बच्चों, बताओ, करो सवाल। कितना शिफ्ट होगा? ये देखो, ये अगर 4 मीटर यहाँ से यहाँ 4 मीटर जा रहा है ना, पूरे 4 मीटर चल रहा है, तो मैं मान लेती हूँ बोट यहाँ से x सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो जाती है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट में, ठीक है। तो अब ये dr देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो शिफ्ट है m1 मास का यानी मास m का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट लोगे वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लोगे। तो अब ये 4 मीटर आगे जा रहा है, बोट x सेंटीमीटर पीछे जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस M2। बोट कितना है 40 किलो। बोट कितना डिस्प्लेस हुई है देखो, x सेंटीमीटर लेफ्ट में, तो लेफ्ट के लिए डायरेक्शन क्या लगाऊंगी, माइनस एक्स। भाई अगर राइट में जाते तो पॉजिटिव, लेफ्ट में तो माइनस, इक्वल्स टू 0। तो कितना आया 240 माइनस 60 एक्स माइनस 40, तो ये कितना आ गया x इक्वल्स टू 2.4। ये भी मीटर है तो भाई ये भी मीटर में ही लो, ठीक है, x मीटर। तो x की वैल्यू कितनी है, ये 2.4 मीटर। तो तुम्हारी बोट कितना डिस्प्लेस हो जाएगी 2.4 मीटर से, कहाँ की तरफ, लेफ्ट में। मतलब जो तुमने डायरेक्शन मानी थी वो एकदम सही थी, 2.4 मीटर से लेफ्ट में खिसक जाएगी। डाउट है तो अनम्यूट करो और पूछो। नहीं है डाउट, आगे बढ़ू। Yes, ma'am. तो फिर ये वाला क्वेश्चन करो। मान लो ये फिर से एक बोट है, अब की बार बोट फिर से 4 मीटर की लेंथ है।
अब के बाद दो इंसान खड़े कर दिए, ये एक इंसान है जिसका वेट 50 किलो है, और यहाँ पे फिर से एक इंसान है जिसका वेट 60 किलो है, बोट 40 किलो की है ना। ओके, अब देखो अब क्या करना है तुम्हें, ये दोनों ना यहाँ पे बीच में मिलते हैं, बोट के सेंटर पे मीट कर रहे हैं। बोट का सेंटर कितने मीटर पे होगा? 2 मीटर। 2. हाँ, तो ये दोनों सेंटर पे मूव कर रहे हैं, तो तुम्हें बताना है कि तुम्हारी जो बोट है कितना डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ बोट, तो बताओ हाउ मच बोट विल डिस्प्लेस। कितना डिस्प्लेस कर जाएगी? तो देखो RCOM अभी भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है मतलब अभी भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारे सेंटर ऑफ मास का कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अभी भी RCOM का लिखूं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अभी भी 0 है, मतलब जिस पोजीशन में पहले था वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि F एक्सटर्नल, देयरफॉर F एक्सटर्नल इज 0। करिए सवाल, फाइंड करो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, डायरेक्शन भी बतानी। देखो मान लो कि ये बोट यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गई x मीटर से, तो 50 kg का मास कितना डिस्प्लेस हुआ बताओ बच्चों? 2 मीटर तो यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 2 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में लेनी है? ग्राउंड के। 2 मीटर यहाँ मूव कर रहा है और ये भी x मीटर मूव करी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हुई 2 माइनस एक्स। और 60 kg के ब्लॉक की 60 kg मास की बताओ, 2 मीटर यहाँ आया और बोट यहाँ मूव कर गई। 2 plus x. हाँ, पर ये लेफ्ट में है ना, 2 प्लस एक्स है, पर लेफ्ट डायरेक्शन को मैंने क्या लिया हुआ है बोलो? नेगेटिव। Minus. तो ये आगे आगे यहाँ पे यार इंटू माइनस, ठीक है। ये सेम में डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी बिल्कुल ठीक है, ऐड हो जाएगी, बट ये डायरेक्शन देखो, अगर राइट में तुमने पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट में यू शुड हैव टू टेक नेगेटिव। अब बात करें बोट की, तो बोट के पास 40 kg का मास है, बोट लेफ्ट में कितना डिस्प्लेस हुई? माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। चलो निकालो एक्स कितना आ रहा है। तो एक्स कितना आएगा देखो, नेगेटिव 0.13 मीटर, है ना। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि जो तुमने डायरेक्शन ली है बोट की वो डायरेक्शन गलत है। एक्चुअली में बोट कहाँ मूव कर रही है? आगे, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन भी तुमने ऑलरेडी नेगेटिव तो लिया ही हुआ है, तभी तुमने यहाँ पे 40 माइनस एक्स लिखा हुआ है, बट इसकी डायरेक्शन फिर से नेगेटिव में आ गई, तो इसका मतलब क्या है? टेकन डायरेक्शन इज रॉन्ग। तो यानी बोट कहाँ मूव करेगी? 13 मीटर राइट, सॉरी 0.
13 मीटर टुवर्ड्स राइट। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ो। Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी देखो कंजर्वेशन ऑफ उसके पे मोमेंटम पे क्वेश्चन है। जैसे सेंटर ऑफ मास का अगर मैं बात करूं, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे होता है। देखो, अगर मुझे कोई भी एक वो मान लो रिजिड बॉडी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का मैं वो लिखती हूँ, तो सिस्टम का कैसे लिखेंगे, तुमने पढ़ा होगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ये क्या है मोमेंटम, इंडिविजुअली मोमेंटम ऐड कर देंगे तो ये किसका आ जाता है, तुम्हारे सिस्टम का। कैसे आया देखो, अभी तुमने MVCOM निकाला था ना, ऐसे M1V1 प्लस M2V2 अभी निकाला था, ये अपॉन में M था तो मैंने M को यहाँ ले लिया। MV क्या होता है तुम्हारा मोमेंटम, तो MV क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, P सिस्टम। M1V1 को क्या लिख सकती हूँ मैं, मोमेंटम। तो ये P1 प्लस P2 प्लस P3 इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब देखो, अगर मैं लिख रही हूँ कि F नेट अगर 0 है, ठीक है, तो तुम्हारी VCOM क्या रहेगा, बोलो। F नेट 0 है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट है ना भाई, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा, क्योंकि F नेट 0 है। एक्सीलरेशन क्या होता है, F नेट अपॉन M, F नेट क्या है 0, तो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास कितना हो गया 0, तो उसकी वजह से वेलोसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। इतना समझो, समझ लिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन के थ्रू समझो। अब इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखो, मान लो ये कोई ट्रॉली है, ये एक ट्रॉली है जिसका खुद का वेट है 10 kg। ओके, यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ है इस ट्रॉली के ऊपर जिसका वेट है 20 किलो। अब देखो, अब ये जो इंसान है ना, ये क्या करता है, 2 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू कर देता है इस ट्रॉली के ऊपर। इस ट्रॉली के ऊपर ये इंसान 2 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। मुझे बताओ कि ये ट्रॉली कितना मूव करेगी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रॉली। मैन स्टार्ट वॉकिंग 2 मीटर पर सेकेंड with respect to trolley, find speed of trolley। बताओ ट्रॉली की स्पीड क्या हो जाएगी। सिमिलरली अब देखो, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है सिस्टम पे, ध्यान से देखो, इज एनी एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग इस आदमी पे और इस ट्रॉली पे। नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, बोलो, नहीं कर रहा, ठीक है। अब बताओ, तो इसका मतलब क्या है, इसमें तुम्हारा मोमेंटम क्या रहने वाला है, सेंटर ऑफ मास का सेम, बोलो Pi इक्वल्स टू Pm। तो इनिशियली मोमेंटम कितना था, दोनों पहले रेस्ट पे थे, 0 था, अभी कितना हो जाएगा देखो। मान लो अब ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तुम्हारी ट्रॉली लेफ्ट में u वेलोसिटी से मूव कर गई। तो मुझे बताओ 20 kg वाला आदमी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 माइनस यू। भाई 2 मीटर ये आगे है, बट ट्रॉली इधर की तरफ u वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 2 माइनस यू, प्लस ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी है लेफ्ट में, 10 माइनस minus u. हाँ 10 माइनस यू। तो अभी ये u कितना हो गया मुझे बताओ, फोर बाई थ्री है ना। हमने डायरेक्शन सही ली है, तो लेफ्ट में तुम्हारी ट्रॉली मूव करेगी इतने मीटर पर सेकंड से। तो या तो पोजीशन वाले क्वेश्चन हो ऐसे कि इंसान इधर मूव कर रहा है, ट्रॉली इधर मूव कर रही है,
तुम्हें क्या लेना है, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव डिस्टेंस, जैसे पहले में भी रिलेटिव में लिया है, देखो ये रिलेटिव में चीजें लेनी है। और अपनी मन से डायरेक्शन ले लो, बस नेगेटिव पॉजिटिव का याद रखना, राइट में ले रहे हो तो पॉजिटिव, लेफ्ट में ले रहे हो तो नेगेटिव। हो जाएगा। एक सवाल और कर लो ऐसा, चलो करोगे, दो एक क्वेश्चन और। Yes, ma'am. चलो Yes, इसका आंसर तुम लोग मुझे बताओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी तरीके का, मोमेंटम कंजर्व का। मोमेंटम कंजर्व का क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास के लिए। ये मान लो तुम्हारी 20 kg की कोई ट्रॉली है, इस पर ये इंसान बैठा हुआ है, इसका वेट 40 किलो है, और ये ट्रॉली प्लस ये इंसान है ना, ये ट्रॉली और ये इंसान दोनों 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। दोनों बोल रही हूँ मैं, मैन और ट्रॉली दोनों इनिशियली। ध्यान से देखो, पहले वाले में, पहले सवाल में कोई मूव नहीं कर रहा था, बाद में मैंने बोला कि ये मूव करा तो ये कितना मूव कर जाएगी, तो ये सब चीजें फाइनल में आई। तो यहाँ पे देखो, अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सडनली ये जो इंसान है ये क्या कर देता है, स्टार्ट्स वॉकिंग, इससे खड़ा नहीं हो जा रहा शांत, ठीक है? ये वॉक करना स्टार्ट कर देता है 2 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, वही बता दो, ट्रॉली की वेलोसिटी। सेम खुराफाती दिमाग लगाना है जो अभी तक करते आए हैं। मान लो ये ट्रॉली यहाँ मूव कर जाएगी, वेलोसिटी जो नेट वेलोसिटी है उसकी ये यू है, ये यू वेलोसिटी से यहाँ मूव कर रही है बस। अब क्या करो, इन तीनों, अब वही निकालो, पी आई इक्वल टू पी एफ। पी आई तो मैं बताऊंगी, 60, दोनों देखो 40 और 20 दोनों मूव कर रहे हैं साथ में, तो कितना हो गया 60 इंटू 4। फाइनल तुम बता दो। ये 2 मीटर पर सेकंड से यहाँ मूव करने लग गया। 40 किलो का मुझे बताओ कितना लिखूं वेलोसिटी, साथ में करेंगे। क्या लिखूं साथ में, ये 2 से आगे जा रहा है और ये यू वेलोसिटी, ये यहाँ लिखा है ना फाइनल वेलोसिटी, तो तुम्हें अब देखना है कि फाइनल वेलोसिटी यू यहाँ पे है, तो इस मैन की वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, 2 माइनस यू। अच्छा, अब देखो ट्रॉली का कितना हो जाएगा, 20 माइनस, बस इतना ही था। कैसे भी क्वेश्चन आए तुम्हें दिमाग लगाना है ना। जब भी वेलोसिटी की टर्म्स में आए तो समझ जाना कि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। इनिशियल और फाइनल जो है तुम्हारे सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा सेंटर ऑफ मास का, पूरे सिस्टम का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करोगे और यू विल गेट योर ट्रू आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछ लिए जाते हैं। मान लो ये एक बॉडी है जिसका मास मैंने बोला है m है, ठीक है, और इसका अभी जो सेंटर ऑफ, इसकी रेडियस है a, ठीक है, इसका जो अभी सेंटर ऑफ मास है वो 0 0 पे है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इस इसमें से इतना मास मैंने बाहर फेंक दिया, मतलब इतना मास बाहर निकाल दिया इस एरिया का, जिसका ये है पूरा ए।
तो अभी तो इसमें पूरे में मास है ये। देखो मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान से देखो। या अभी यहाँ पे पूरे में टोटल मास m है, ये भरा हुआ है, अभी सिर्फ इतने में मास है, ठीक है। मैंने जो ये इतने में इसमें इस एरिया में पूरे में मास है, ये जो ये वाला सर्कल है a, मैंने इसका मास बाहर निकाल दिया, इतना मास बाहर निकाल दिया इस स्फेयर से, ठीक है, जिसका मास मैंने तुम्हें m दिया हुआ है। मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ मास कितना, अब नया सेंटर ऑफ मास कितना आएगा। अभी तो कहाँ पे था, ओरिजिन पे, ठीक है, इस यहाँ पे ओरिजिन पे है। अब मैंने अगर इतना एरिया निकाल दिया, इतने एरिया का मास निकाल दिया, तो मुझे कितना मिलेगा सेंटर ऑफ मास, बताओ, करो फाइनल क्वेश्चन। करिए। देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मान लो ये जो तुम्हारा पूरा अभी इनिशियली ये स्फीयर था, इसका टोटल मास मैंने बोला है m है। अब क्या हुआ, इसका इतना मास मैंने निकाल दिया, है ना, इसका इतना मास मैंने निकाल दिया, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मास, मान लो ये m मास था टोटल, मैंने इसमें से यहाँ पे -m मास रख दिया, जो कि ये मास निकल गया, तो मान लो, सुनो, इसको टोटल m1 मान लो, और जो निकाला है इसको m2। तो कैसे निकालोगे, COM कैसे निकालोगे, m1 x1, x क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट बॉडी, जो m1 बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, माइनस, अब देखो जो m2 मास है तुमने क्या माना, इस मास को मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या लेंगे भाई, नेट बाहर निकाल दिया मतलब माइनस करेंगे, कितना मास जो तुमने बाहर निकाला है, सपोज करो m2 मास बाहर निकाला है, x2 क्या है, जो तुमने बॉडी का मास बाहर निकाला है, ये छोटा जो स्फीयर है, मैं यहाँ लिखती हूँ, ये जो छोटा स्फीयर है जिसकी रेडियस तुम्हें जिसका डायामीटर a है, जिसका डायामीटर है, यानी रेडियस a/2। अब इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों, जो छोटा तुमने ये स्फीयर निकाला है, इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके सेंटर पे आएगा, ठीक है। तो x2 क्या है, इस छोटी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, x1 क्या है, जो पूरी कंप्लीट बॉडी थी उसका सेंटर ऑफ मास, अपॉन टोटल मास m1 नहीं, माइनस ही करेंगे अगर Minus बाहर निकाला है तो, यस, m1 माइनस m2, ठीक है। मैं अब देखो -a/6 सारा माइनस a/6 हाँ -a/6 आएगा, वेल डन। तो m1 देखो मास, m1 का मास, अब इसमें देखो क्या लिख सकते हैं, एरिया के टर्म्स में मास को लिखो, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मास पर यूनिट एरिया जो है उसको pi सिग्मा a बोल, हाँ उसको सिग्मा बोल दो, ठीक है। अब तो तुम्हारा मास कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो सिग्मा ए, अब सब में मास में मैं सिग्मा सिग्मा लिखूंगी तो वो सब सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यू हैव सेकंड फॉर्मूला a1x1 माइनस a2x2
अपॉन A1 माइनस A2. तो ये जो फॉर्मूला है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे किसी भी ऐसी बॉडी का मास निकालना हो जिसमें से कुछ ना कुछ वेट मास बाहर निकाल लिया है। A1 किसका एरिया है बच्चों, जो पूरा का पूरी बॉडी है उसका एरिया कितना है, देखो पाई, रेडियस कितना है A A स्क्वायर। x1 क्या है, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, देखो ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे ये ओरिजिन पे कितना हो जाएगा, नहीं 0। x1 देखो पूरी कंप्लीट बॉडी है जो स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आ रहा है ना, तो सेंटर पे कितना है 0। दूसरी बॉडी जो छोटी बॉडी जो कट करके तुमने बाहर निकाली है उसका एरिया कितना है पाई r स्क्वायर। r कितना है उसका देखो A/2 का होल स्क्वायर A स्क्वायर बाय 4। 4 x2 कितना है, उसका सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, तो ये यहाँ से कितनी दूरी पे हो गई भाई A/2 पे, तो ये कितना हो गया A/2। ओरिजिन से देखा तुमने, डिवाइडेड बाय पाई A स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर बाय 4। ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से तुम निकालोगे तो ये कितना आएगा देख लो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा तुम्हारे पास A³ अपॉन 8 और यहाँ पे आया ये 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना आया 3A स्क्वायर बाय 4। तो इसको यहाँ पे लिख दोगे तो ये बचेगा तुम्हारे पास ओनली A। देखो ये A स्क्वायर, इसको काटोगे तो यहाँ से A बचा, इसको करोगे 4 2 जा ये, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये माइनस का साइन था यहाँ पे, तो कितना आंसर आया तुम्हारे पास -A/6 क्या दिखा रहा है, जो सेंटर ऑफ मास अब आया है वो ओरिजिन से इधर की तरफ आया है, कितनी दूरी पे, ओरिजिन से A/6 की दूरी पे। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ रहेगा, जहां पर मास ज्यादा है, तो मास इधर ज्यादा है क्योंकि यहाँ से तो तुमने निकाल दिया, होलो कर दिया उसको, होलो के पास तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, जहां पर मास है वही शिफ्ट होगा, तो -A/6 लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अगली क्लास में अभी 1 2 क्वेश्चन ना इलास्टिसिटी पे भी कर लेते हैं, तुम लोग सॉल्व करोगे इसको। इलास्टिसिटी का क्वेश्चन करेंगे। पहले तो मुझे बताओ कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। बोलो व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन। पहली बात, जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहे, है ना, और क्या कंजर्व रहे, काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, राइट। इसको बोलेंगे हम इलास्टिक कोलिजन। तो अभी तुम्हारे पास क्या है, इसमें एक टर्म होती है इसमें एक टर्म होती है तुम्हारी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, किसके बराबर होती है बताओ। तो डिनोट करते हैं ई से, किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। भाई पढ़ के आए हो ना, बोला था, ये होती है तुम्हारी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जैसे कि देखो अप्रोच और सेपरेशन क्या होता है, मान लो ये एक मास m1 है जो वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है, ये मास m2 है, ये भी मान लो वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर जाते हैं, मान लो सपोज करो कोलिजन हो जाती है, ठीक है, कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद जो m1 है ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, और जो तुम्हारा मास m2 है ये वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है। बिफोर ये आफ्टर, तो अप्रोच कर रहे हैं ये u1 और u2 से, सेपरेट हो रहे हैं v1 और v2 से, तो यहाँ से e की वैल्यू क्या आती है, देखो v2 माइनस v1, ये फाइनल वेलोसिटीज है, ये आएगा u1 माइनस u2।
तो ये हो गया तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनाना है और एक इक्वेशन बनाना है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, ये 2v से मूव कर रही है। ये एक बॉडी है जिसका मास 2m है, ये यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव कर रही है। फाइंड फाइनल वेलोसिटी। चलो फाइनल वेलोसिटीज निकालो। पहले मोमेंटम कंजर्व कर लो। m वेलोसिटी का मोमेंट वेलोसिटी 2v, जो 2m है इसके पास वेलोसिटी देखो v है बट लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो क्या लिखोगे -2। फाइनल मान लो ये v1 से मूव करेगी, ये v2 से, तो फाइनल देखो p इनिशियल इक्वल्स टू pf कर। तो m के पास वेलोसिटी मान लो v1 है, 2m के पास वेलोसिटी कितनी है, v2 है, तो ये तो 0 हो गया। तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन आई m1 प्लस आ गया v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी निकालो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2, u1 माइनस u2। टू माइनस v1 तो एज इट इज रहेगा। u1 देखो कितनी वेलोसिटी है, 2v। u देखो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, पर डायरेक्शन अपोजिट है। इस केस में देखो डायरेक्शन दोनों में सेम थी यहाँ पे, है ना। अब अपोजिट डायरेक्शन है तो इसके लिए तुम लेफ्ट में जा रहे हो तो माइनस साइन लगाओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज v। तो e की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से देखो, v2 माइनस v1 अपॉन 3v। अब बात आई कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या लिखे। अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो अपने आप इसकी वैल्यू 1 मान देना, है ना। इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक का मतलब है परफेक्टली इलास्टिक, है ना। परफेक्टली इलास्टिक है तो ई की वैल्यू 1। तो ई की वैल्यू 1 हो गई तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन क्या हो गई, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 3। तो एक इक्वेशन 1 हो गई, ये एक इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करके v1 v2 की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। ये देखो v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, आ रही है। तो आ गई 1, तो आ गई 1, यानी पॉजिटिव आया तो सिंपल सी बात है ये राइट में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो v1 की v2 इधर इधर आएगा। v1 कितना आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में रख लो, v1 इक्वल्स टू -2। तो ये आई -2। इसका मतलब ये जो m है ये यहाँ मूव करेगा कितनी वेलोसिटी से आफ्टर कॉलिजन, 2 मीटर पर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हो जाएंगे। बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में।
अगली क्लास में इलास्टिक कोलिजन पढ़ के आना है 2D में, ठीक है। ये 1D में क्या है, हमने हेड ऑन 2D वाला पढ़ के आना और रोलिंग मोशन पढ़ के आना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में।